नमस्कार। इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। इकोनॉमी के लास्ट लेक्चर में हम डीटीए के बारे में पढ़ चुके हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डीटीए क्या होता है, उसमें क्या सुधार किए गए, ये भी हम समझ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे गार। ठीक है, गार क्या होता है और गार के क्या डिसएडवांटेज हैं, गार को लेकर क्या टाइमलाइन रहा है, गार को लेकर क्या समिति गठित की गई थी, गार कब आया। ठीक है, तो इन सारे पहलुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गार क्या होता है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, सामान्य सामान्य परिहार रोधी नियम, ये नियम कर परिहार को रोकने के लिए बनाए गए हैं। कर परिहार क्या होता है कि जब लीगल वे में हम प्रावधानों का दुरुपयोग करके अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति या कोई करदाता वैधानिक तरीके से कर प्रावधानों का दुरुपयोग करके कर बचाता है तो इसे हम कर परिहार कहते हैं। ठीक है, यहां पर जो मेन बात क्या है, कर चोरी और कर परिहार में अंतर है। कर चोरी इलीगल तरीके से होती है, लेकिन कर परिहार लीगल तरीके से होता है। कर परिहार में जो प्रावधानों के बीच में जो गैप होता है, जो लूप होल्स होते हैं, उनका फायदा उठाकर कर परिहार किया जाता है। तो कर परिहार से बचने के लिए गवर्नमेंट ने वर्ष 2017 में गार को इंप्लीमेंट किया। ठीक, अब गार होता क्या है, गार के अंतर्गत जो कर अधिकारी हैं उनको विवेकाधीन शक्तियां दी गई ताकि वो ऐसी व्यवस्थाओं, ऐसे लेन देनों या ऐसी क्रियाओं की पहचान कर सकें जो कर परिहार के उद्देश्य से की जा रही हैं। ठीक है, अब जो कर परिहार हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है, जो मुख्यतः जिन प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो प्रावधान या तो अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रावधान है या फिर अपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो प्रावधान लागू किए गए थे उसके अंतर्गत आने वाले प्रावधान है। ठीक है, तो कर अधिकारियों को यह पावर दी गई है कि वो डीटीए या जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं कर संबंधी और जो इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं इनको ओवर रूल कर सकें या इनको ओवरराइड कर सकें। ठीक है, ताकि जो कंपनियां हैं या करदाता हैं कर परिहार ना कर सकें। ठीक है, अब डीटीए के तहत जो कर परिहार होता है वो कैसे होता है, वो इन तीन माध्यमों से मेनली होता है। एक तो ट्रीटी शॉपिंग के जरिए, दूसरा राउंड ट्रिपिंग के जरिए और तीसरा ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए। ठीक है, अब डीटीए क्या है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है कि एक ही आय पर, एक ही इनकम पर दोहरा कराधान ना लगे। इससे बचने के लिए देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय समझौते हुए हैं, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ताकि एक ही आय पर दो बार कर ना लगे और आर्थिक गतिविधियां बाधित ना हो। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ट्रीटी शॉपिंग, राउंड ट्रिपिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग मैंने डीटीए के लेक्चर में बता दिया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एमएनसी है, ठीक है, और ये दो देश हैं, ये देश है एक ए और एक देश है बी। इन दोनों के बीच में क्या है, डीटीए है। अब जो बी कंट्री है ये टैक्स हेवन कंट्री है। अब एमएनसी अगर डायरेक्ट ए में इन्वेस्ट कर रही है, ये एमएनसी अगर ये डायरेक्ट ए कंट्री में इन्वेस्ट करेगी तो जो सामान्य कर की दरें हैं वो उसको देनी पड़ेंगी। लेकिन अब ये एमएनसी या ये व्यक्ति या निवेशक क्या चाहेगा, ये कर से बचना चाहेगा, तो वो ऐसे देशों की तलाश करेगा जिनके साथ इस ए कंट्री ने डीटीए कर रखा है।
यानी कि डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रखा है। अब उनको ढूंढकर वो क्या करेगा, अपना यहां पर एक सेल कंपनी या अपना एक सब्सिडियरी कंपनी स्टैब्लिश करेगा, जो एक मतलब जो सिर्फ एक जस्ट एक ऑफिस होगा, एक छोटा सा ऑफिस, एक टेबल कुर्सी लगा देगा, एक बंदे को बैठा देगा और अपना सारा निवेश यहां करके इस अपनी सब्सिडियरी कंपनी या सेल कंपनी में करके और इसके थ्रू फिर वो ए में निवेश करेगा। अब चूंकि बी कंपनी टैक्स हेवन कंट्री है, तो यहां पर जो कर की दरें हैं या तो नहीं है या बहुत कम है, ठीक है। और डीटीए के तहत ए और बी के मध्य, इन दोनों देशों के मध्य यह समझौता है कि जो कर होगा वो ओरिजिन कंट्री लगाएगी। ओरिजिन कंट्री वो होती है जहां से निवेश की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब ओरिजिन कंट्री में टैक्स लगना है और यहां टैक्स तो या तो नहीं है या बहुत कम है, और यहां से जो यहां निवेश जा रहा है वो यहां पर टैक्स लगा नहीं सकता। तो चूंकि डीटीए समझौता है, तो अब इससे क्या हुआ, इस एमएनसी को क्या फायदा हुआ कि उसने अपना यहां पर एक सेल कंपनी या सब्सिडरी कंपनी खोलकर यहां पहले अपना सारा पैसा या सारा निवेश भेजा और यहां के थ्रू फिर इसने ए में निवेश कर दिया। इससे उसे यहां ए में भी अपनी इनकम पर, अपनी आय पर, अपने प्रॉफिट पर कोई कर नहीं देना पड़ा क्योंकि डीटीए है, और यहां पर तो उसको कुछ देना ही नहीं है। तो ये क्या इसने किया, क्या बेसिकली इस निवेशक ने या इस कंपनी ने करके प्रावधानों का, अंतरराष्ट्रीय समझौते के प्रावधानों का दुरुपयोग किया। तो ये समझौतों का दुरुपयोग ये कहलाता है ट्रीटी शॉपिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं राउंड ट्रिपिंग क्या होता है। राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है सामान्य अर्थों में अपने ही देश का पैसा घूमकर बाहर से अपने ही देश में निवेश होना। अब इसको समझते हैं भारत और मॉरिशस के उसमें संदर्भ में। देखिए राउंड ट्रिपिंग में मान लीजिए ये भारत है और ये मॉरिशस है। अब कोई निवेशक, वो घरेलू भी हो सकता है, डोमेस्टिक निवेशक भी हो सकता है, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स राउंड ट्रिपिंग में तो डोमेस्टिक निवेशक ही होगा। अब वो अगर डायरेक्ट ही अगर भारत की मार्केट में अगर निवेश करेगा तो उसको यहां पर सामान्य कर की दरें देनी पड़ेंगी। फिर ये करेगा क्या, ये कर से बचना चाहेगा और बचने के लिए क्या करेगा कि जिस देश के साथ, जैसे मॉरिशस के साथ इंडिया का डीटीए साइन है और डीटीए के तहत जो कर लगेगा वो ओरिजिन बेस्ड होगा। ओरिजिन बेस्ड होगा यानी कि कर कौन लगाएगा, सिर्फ मॉरिशस लगाएगा, ठीक है। अब ये जो घरेलू निवेशक है ये क्या करेगा, अपना जो निवेश का पैसा है वो यहां पर एक सेल कंपनी खोल देगा और अपना सारा पैसा इस सेल कंपनी में किसी भी लीगल या इलीगल मीन से ट्रांसफर कर देगा। और ट्रांसफर करने के बाद फिर वो इस कंपनी के जरिए, इस सेल कंपनी के जरिए भारत में निवेश करेगा। अब निवेश करने के बाद इसे जो इनकम होगी, इस इनकम पे भारत तो कोई टैक्स लगा ही नहीं रहा है और मॉरिशस में भी टैक्स या तो है तो बहुत कम है 1 या 2% और या फिर बिल्कुल ही नहीं है। बात समझ में आई। तो अपने ही देश का पैसा घूमकर फिर अपने देश में निवेश हो रहा है। दिस इज नोन एज राउंड ट्रिपिंग, ठीक है। अब हम समझते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है। इसमें हम देख क्या रहे हैं कि जो निवेशक हैं वो बेसिकली अंतरराष्ट्रीय समझौते के प्रावधानों में जो अंतराल है, जो उनके बीच में गैप है, जो लूप होल्स हैं, उनका मिसयूज करके लीगल वे में कर परिहार कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग से कैसे टैक्स एवॉइडेंस होता है। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंतर्गत कोई भी एमएनसी, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है वो भारत में, इंडिया में कोई एमएनसी है, ठीक है। अब वो यहां पर उसने मान लीजिए एक साल में 100 रुपए लाभ कमाया है, तो नॉर्मली इसे 25% अपना देना चाहिए, यानी 25 रुपए इसे देना चाहिए था, ठीक है। अब ये करेगी क्या कंपनी, ये कंपनी अपने लाभ को कम दिखाएगी क्योंकि टैक्स किस पर लगता है, प्रॉफिट पर ही। अब प्रॉफिट पर ही लगता है तो ये लाभ को कम दिखाएगी। और लाभ को कम कैसे दिखा सकती है, जब ये अपने उत्पादन की लागत को बढ़ा हुआ दिखा दे। अब उत्पादन की लागत बढ़ी हुई कैसे दिखाई देगी, उत्पादन की लागत बढ़ी हुई इस तरीके से दिखाई देगी कि जब ये इसकी जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, वस्तु या सेवाएं हैं,
ये इस कंपनी को अगर महंगी मिलेंगी तो इसके उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, और लाभ क्या है, लाभ ये इसका जो है कम हो जाएगा। और कंपनी इसको करेगी कैसे? कंपनी ये मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं अब टैक्स हेवन कंट्री पनामा मान लीजिए, जैसे पनामा में ही अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के माध्यम से खरीदेगी। ठीक है, तो अब जब यहां से खरीदेगी तो ये चूंकि ये इसी की सब्सिडरी कंपनी है, इसी की सहायक कंपनी है, तो ये इसको जो है ना कीमत क्या अदा करेगी, कीमत ज्यादा अदा करेगी अपनी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं की। जब कीमत ज्यादा अदा करेगी तो होगा क्या, इसके जो उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, और उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी तो जहां इसको 100 रुपए लाभ ये दिखा रही थी, वहीं पर वो लाभ कितना दिखा देगी भारतीय सरकार को, 40 रुपए का। अब 40 रुपए पे इसको अगर देना है 25%, तो ये कितना आराम से 10 रुपए दे देगा। और अगर भाई अगर 100 रुपए पूरा लाभ दिखाता तो 100 रुपए पे इसको कितना देना पड़ता, 25 रुपए देना पड़ता। तो इस तरीके से उसने ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए अपना लाभ कम दिखाकर 15 रुपए बचा लिए टैक्स के। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। अब यहां पर क्या है, ये है टैक्स हेवन कंट्री, तो टैक्स हेवन कंट्री है तो यहां पर तो इसको अब कुछ जो भी यहां पर वाणिज्यिक गतिविधि हो रही है इसको कुछ टैक्स नहीं देना है। ठीक है, या फिर देना भी है तो बहुत कम देना है, 1 या 2%। तो इसलिए यहां पर तो इसको टैक्स या तो नहीं देना है और या तो बहुत कम देना है, और यहां पर जो ज्यादा देना था उससे उसने बचाव कर लिया। तो आपने समझा कि कैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों या इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस हैं उनके लूप होल्स का दुरुपयोग करके कर परिहार किया जा रहा है। कर परिहार को रोकने के लिए ही जो है गार को लाया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि गार आया और गार के अंतर्गत कर अधिकारियों को विवेकाधीन शक्तियां मिल गईं। अब किसी को भी अपने विवेक से सोचने और समझने की क्षमता के अनुसार शक्ति मिल जाए तो इसमें यह पूरी संभावना है कि वहां पर भ्रष्ट आचरण भी आ जाए, क्योंकि शक्ति इंसान को भ्रष्ट बनाती है। अब अगर कर अधिकारियों के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा तो वो भ्रष्टाचार या एक्सप्लॉयटेशन या टैक्स टेररिज्म इनको जन्म दे सकते हैं। और इस सिचुएशन में होगा क्या कि करप्शन होगा, और करप्शन होगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एडवर्सली इफेक्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ग्रोथ है, अब जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रभावित होगा। तो ये सारे नकारात्मक पहलू हैं गार के। अब इन्हीं पहलुओं को लेकर सरकार ने एक समिति का गठन किया था वर्ष 2012 में पार्था सोम सारथी की अध्यक्षता में। ठीक है, अब इसको लेकर उस समिति ने क्या अपनी सिफारिशें दी हैं और वो समिति कैसे अस्तित्व में आई, इसको समझने के लिए पहले हम गार का टाइमलाइन देख लेते हैं। गार का टाइमलाइन, गार सबसे पहले प्रपोज किया गया था वर्ष 2009 में, जब प्रत्यक्ष कर सुधारों की बात चल रही थी। तो डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत गार को प्रपोज किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने 2012 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जब गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो हुआ क्या कि इसके परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में जो निवेश है वो भारत से निकलने लगा। उससे जो है ना शेयर मार्केट रैपिडली डाउन हो गया। तो गवर्नमेंट ने तुरंत इसको पोस्टपोन कर दिया और एक समिति का गठन किया पार्था सारथी सोम की अध्यक्षता में। और उस समिति को मुख्यतः 2 बिंदुओं पर अपनी सिफारिशें देनी थी। पहला बिंदु यह था कि जो इसके नकारात्मक पहलू हैं या इसकी जो आलोचना है गार की, उस पर अपनी रिकमेंडेशंस दे। और दूसरा पहलू यह था, दूसरा मुख्य बिंदु यह था कि समिति को गार के इंप्लीमेंटेशन को लेकर अपनी सिफारिशें देनी थी। अब समिति ने गार के इंप्लीमेंटेशन और गार के नकारात्मक पहलुओं पर क्या सिफारिशें दी हैं उनको देखते हैं। तो ये पार्था सारथी सोम, 2012 में इनकी समिति का गठन हुआ था, 2012 में इनकी रिकमेंडेशंस आई थी। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सबसे पहले बोला कि गार का जो इंप्लीमेंटेशन है वो पोस्टपोन कर दिया जाए 3 सालों के लिए, यानी कि गार को 2016 या 17 में इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के हैं मैं साइड हट जाता हूं, आप लोग इधर से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि सबसे पहले तो इसको 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दो। रीजन ये कि गार से जो प्रभावित होने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे इस दौरान बातचीत की जाए और उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। दूसरा रीजन ये था, उन्होंने पोस्टपोन करने के लिए इसलिए बोला ताकि गार
के तहत जो कर अधिकारियों को विवेकाधीन शक्तियां मिलेंगी, तो इसके लिए उन्हें ट्रेंड किया जाए। तलवार किसी के हाथ में देने के बाद तलवार चलाना सिखाना भी जरूरी है। तो इन अधिकारियों को ट्रेंड किया जाए ताकि वो जो है एक्सप्लॉयटेशन की सिचुएशंस को क्रिएट ना करें। अब दूसरा जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि एक अप्रूविंग पैनल का गठन किया जाए। सिर्फ कर अधिकारियों के डिसीजन से ही मात्र गार को न लगा दिया जाए किसी भी निवेशक पर। उस अधिकारी की रिकमेंडेशन पर एक पैनल इस चीज पर विचार करेगी कि वास्तव में क्या ये जो व्यवस्था या निवेशक ने जो क्रियाएं की हैं, निवेशक ने जो एक्ट किए हैं, क्या वो कर एवॉइडेंस को लेकर थे या नहीं थे। तो इसका जो निर्धारण है, इसका जो फाइनल अप्रूवल है, वो कौन देगा? एक समिति देगी। समिति एक पैनल देगा। तो जो समिति थी पार्थसारथी सोम समिति, उसने इसमें 5 लोगों को शामिल करने के लिए बोला। 5 इसको हेड करेंगे एक हाई कोर्ट के जज। फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने बोला कि इसमें 2 इनकम टैक्स ऑफिशियल्स, और तीसरा उन्होंने बोला कि इसमें 2 नॉन गवर्नमेंट। और नॉन गवर्नमेंट में कौन? या तो वो उद्योग जगत से हो सकते हैं वो दोनों, और या फिर स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, कर विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने दूसरी अपनी सिफारिश में बोला कि जो गार को इंपोज करने का जो फाइनल अप्रूवल है वो एक पैनल के माध्यम से दिया जाए, जिसमें 5 लोग हों, और उसको जो हेड किया जाए वो हाईकोर्ट जज द्वारा हेड किया जाए। फिर उनकी जो तीसरी रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि गार को तभी इंपोज किया जाए जब कर परिहार 3 करोड़ या उससे अधिक का हुआ हो। उससे कम पर गार को इंपोज करने का या फिर गार के अंतर्गत एक्शन लेने की बातों पर विचार ना किया जाए। फिर जो इन्होंने चौथा जो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, उन्होंने दी कि उन देशों के निवेशकों पर गार न लगाया जाए जिन देशों ने डीटीए सुधारों के तहत एलओबी क्लॉज को एडॉप्ट कर लिया है। एलओबी क्लॉज क्या है मैं आपको बता चुका हूं। आप एलओबी क्लॉज को समझने, बेहतर तरीके से समझने के लिए डीटीए वाले पिछले जो इकोनॉमी का लेक्चर है उसको देखिएगा। देखिए डीटीए के प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा था। अब डीटीए के प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए 2 बिंदुओं को शामिल किया गया। पहला था एलओबी और दूसरा था सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। ठीक है, जिन देशों ने एलओबी क्लॉज को नहीं अडॉप्ट किया है उन देशों के सामने यह शर्त रखी गई कि अब सोर्स बेस्ड टैक्सेशन होगा। एलओबी के तहत क्या था कि जो निवेशक हैं उन पर 3 सीमाएं लगाई गई मेनली। वो सीमाएं क्या थी कि एक सर्टेन अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करें वो उस ओरिजिन कंट्री में या टैक्स हेवन कंट्री में, क्योंकि वो उधर से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि एक शेल कंपनी या फिर एक फर्जी सब्सिडरी कंपनी एस्टैब्लिश करके और आप वहां से निवेश कर दो। आपको एक सर्टेन अमाउंट वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम आपको यहां पर कर जो टैक्स बेनिफिट है वो देंगे। दूसरी कंडीशन ये रखी गई कि जो इंप्लॉइज हैं सर्टेन संख्या में उस ओरिजिन कंट्री के लोगों को इंप्लॉयमेंट दें। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उस कंपनी का, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सर्टेन जो संख्या में, एक निश्चित संख्या में जो डायरेक्टर होंगे वो डायरेक्टर उस ओरिजिन देश के होंगे। ठीक है, ओरिजिन देश के लोगों नागरिकों में से ही वो डायरेक्टर उनमें शामिल होंगे। ठीक है, तो इन 3 शर्तों को पूरा करने के लिए जो है ना एलओबी क्लॉज बना था। अब इससे क्या होगा, इससे जो निवेशक है वो यहां पर किसी भी टैक्स हेवन कंट्री में एक फर्जी अपनी कंपनी खोलकर काम नहीं कर सकते। उनको यहां पर इस टैक्स हेवन कंट्री में वाणिज्यिक गतिविधियां करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इससे जो टैक्स एवॉइडेंस की जो घटनाएं हैं वो उनमें जो है ना कमी आएगी। तो जिन देशों ने एलओबी को अडॉप्ट कर लिया है, पार्थसारथी सोम समिति ने बोला उन देशों के निवेशकों पर गार न लगाया जाए। सॉरी, उसके बाद डीटीए का जो दूसरा जो सुधार था वो ये था सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। अगर आप एलओबी को नहीं अडॉप्ट कर रहे हो तो पहले जो ओरिजिन बेस्ड, जैसे ये एक सामान्य कंट्री इंडिया है और ये एक टैक्स हेवन है, इसको मान लीजिए आप केमन आइलैंड मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप एलओबी के प्रावधानों को अगर आप नहीं स्वीकार कर रहे हो तो फिर अब जो टैक्स होगा वो हम लगाएंगे, आप नहीं लगाओगे। तो ये सोर्स बेस्ड टैक्सेशन
के पहलू को शामिल किया गया डीटीए के सुधारों के तहत। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो समिति की चौथी सिफारिश क्या थी कि जिन देश के निवेशकों ने एलओबी के प्रावधानों को एडॉप्ट कर लिया है उन देश के निवेशकों को गार के अंतर्गत न लाया जाए। ठीक है, अब समिति ने अगली सिफारिश क्या दी? समिति ने अपनी अगली पांचवी सिफारिश यह दी कि गार इज टू बी इम्पोज्ड ओनली व्हेन इफ द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इज टैक्स अवॉइडेंस। समिति के अनुसार किसी भी आर्थिक क्रिया या वाणिज्यिक क्रिया या फिर किसी भी व्यवस्था का सोल ऑब्जेक्टिव टैक्स अवॉइडेंस हो तभी गार को लगाया जाए। अगर उसमें कोई भी व्यवसायिक पक्ष मौजूद है तो गार को न लगाया जाए। ठीक है, फिर पांचवी जो छठवीं लास्ट सिफारिश समिति ने दी थी, यही मुख्य है, इन्हीं को आपको अपने एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है, बाकी सिफारिशों पर नहीं जाना है। तो लास्ट जो मुख्य सिफारिश उन्होंने दी थी कि गार का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें कर परिहार की पहचान करनी है, हमें उन लेन देनों की पहचान करनी है, उन व्यवस्थाओं की पहचान करनी है जो ट्रीटी या टैक्स प्रोविजंस का मिसयूज कर रहे हैं। गार का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यह होना चाहिए कि हम कर परिहार के एक्शंस की पहचान करें, ना कि गार का ऑब्जेक्टिव यह हो कि हम टैक्स बेस बढ़ाएं। क्योंकि अगर टैक्स बेस बढ़ाना गार का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो उससे होगा क्या कि जो कर अधिकारी हैं वो टैक्स बेस बढ़ाने के चक्कर में एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्थसारथी सोम समिति ने सिफारिशें की थी और इनकी सिफारिश पर ही वर्ष 2017 में गार को इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, और इन बिटवीन गवर्नमेंट ने सारे स्टेक होल्डर्स से बात की। ठीक है, और गार को भी उसी दिन इंप्लीमेंट किया गया था वर्ष 2017 में जिस दिन डीटीए सुधारों को लागू किया गया था। ठीक है, तो अभी तक हमने डीटीए को पढ़ा और गार को पढ़ा, उसके बाद डीटीए के सुधारों में हमने एलओबी और एसबीटी को भी पढ़ लिया। हमने ये सारी चीजें अभी अब पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ी क्यों हैं? क्योंकि जो हम अगला लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे, अगला लेक्चर होगा बीपीएस प्रोजेक्ट। बीपीएस प्रोजेक्ट, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। बीपीएस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2013 में ओईसीडी कंट्रीज और G20 देशों ने मिलकर किया था। क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस की समस्या सिर्फ हमारी या हमारे देश में ही नहीं है, टैक्स अवॉइडेंस की समस्या विश्व की लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, लगभग नहीं मतलब सभी अर्थव्यवस्थाओं में टैक्स अवॉइडेंस की समस्या है। सभी देशों की सरकारें इस समस्या से जूझ रही हैं। तो उन्होंने वर्ष 2013 में जो कर परिहार की चीजें हैं, बेस इरोजन है, उनको रोकने के लिए और जो प्रॉफिट शिफ्टिंग है इसको रोकने के लिए एक बीपीएस प्रोजेक्ट शुरू किया। अब बीपीएस प्रोजेक्ट के लिए जो हमारा होमवर्क था वो होमवर्क हमने पढ़ लिया है। उस होमवर्क में पहले था डीटीए, फिर इसमें क्या रिफॉर्म हुआ है इसको हमें पढ़ना था, और दूसरा हमें पढ़ना था गार। अब ये दोनों हमने होमवर्क कंप्लीट कर लिए, तो अब हम बीपीएस प्रोजेक्ट को आसानी से समझ लेंगे। तो इकोनॉमी के नेक्स्ट लेक्चर में हम बीपीएस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। ठीक है, और बीपीएस क्या होता है, बीपीएस के तहत भारत ने कब इसको साइन किया? भारत ने इसको वर्ष 2017 में साइन किया था और वर्ष 2019 में इसको रेटिफाई कर दिया। ठीक है, साइन और रेटिफाई में अंतर होता है। साइन का मतलब है कि हम इस समझौते से सहमत हैं और रेटिफाई का मतलब होता है कि हम इस समझौते को लागू कर रहे हैं। तो भारत ने 2017 में बीपीएस प्रोजेक्ट पर सहमति दी, साइन किया, और उसके बाद वर्ष 2019 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि रेटिफाई कर दिया। तो अगले लेक्चर में बीपीएस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो करीब 2-3 लेक्चर्स का होगा। ठीक है, उसमें 2-3 लेक्चर लग जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको गार अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसके पार्थसारथी सोम की सिफारिशें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और डीटीए जिन्होंने नहीं देखा है वो डीटीए का लेक्चर भी देख लें, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।